एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अब हम लोगों को करना होगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है आपके पास में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सबसे पहले मैंने आपको यही बोला है, सबसे पहले आपको सेट देखना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए सेट जो आपको दे रखा है ना, वो ए सेट क्या दे रखा है यहाँ पे, सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो सेट क्या दे रखा है आप लोगों को, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों के पास में ना, आप सबको पता है कि आपके पास में यहाँ पे देखो एक इस तरीके से एक लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको आप लोग क्या बोलते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक आपके पास में ये वाली लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, है ना, ये आपके पास में क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसी को हम एक प्लेन बोल रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया ना, इसी को आप एक प्लेन बोल देते हो। ठीक है, क्या प्लेन बोलोगे इसको, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है, प्लेन का मतलब दो लाइनें आपने आपने एक दूसरे के ऊपर रख दी। ठीक है, अब इस एक्स वाई प्लेन में ना आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। आप बोलोगे सर कितने पॉइंट हो सकते हैं, भाई इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि जो आपको ए सेट दे रखा है वो ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दे रखा है, मतलब इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, अब इसके लिए देखो रिलेशन क्या दे रहा है आप लोगों को, इसके लिए रिलेशन दे रखा है आप लोगों का कि रिलेशन के अंदर आप लोगों का पी क्यू आएगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये पी क्यू कहाँ से आएगा, टेंशन मत लेना। रिलेशन के अंदर आपका पी क्यू आएगा, और पी क्यू कैसे आएगा, यहाँ पे पी क्यू के लिए क्या बता रखा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, मतलब ओरिजिन से जो पॉइंट पी की डिस्टेंस होगी, सेम एज द, सेम एज द, सेम एज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, सेम एज द, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, डिस्टेंस ऑफ द, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब ये रिलेशन दे रखा है, एक बार मुझे लिख लिया मैंने, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखो पहले तो ओरिजिन क्या होता है, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करती है ना, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन, और आपको पता ही होगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, सबको तो पता है ना आपको कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहा है, देखो इसने बोला कि आप क्या करो, पी कॉमा क्यू, आपको ऐसे दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब आपको इस एक्स वाई प्लेन पे ना ऐसे पॉइंट्स लेने हैं, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स लेने हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो जैसे इस प्लेन में देखो ना, इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट आपको सिर्फ कौन से पॉइंट लेने हैं। जैसे मान लो मैं वापस बना लेता हूँ इसको, ये आपके पास में ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब मान लो आपने क्या करा, एक पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट आप लोगों ने क्या ले लिया, क्यू ले लिया। भाई इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने सिर्फ दो पॉइंट ले लिए, तो ओरिजिन को मैं ओ लिख देता हूँ। ठीक है, ओरिजिन को मैंने ओ लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिन से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ना, ओरिजिन से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, वही ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक की भी डिस्टेंस होगी, यही कह रहा है ये। मतलब आप कैसे ऐसे कोई भी दो पॉइंट उठा लो, जिस मतलब ओरिजिन से एक पॉइंट की डिस्टेंस और ओरिजिन से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी। समझ पा रहे हो ना बात को, ऐसा कहने का मतलब है इसका। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहीं पे होते हैं, कहीं और भी हो सकते थे। मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है, वाई है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने पॉइंट पी ले लिया और यहाँ पे आपने पॉइंट क्या ले लिया, क्यू ले लिया, और ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से पी पॉइंट तक की जितनी डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक की भी उतनी डिस्टेंस होगी। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। समझ पाए ना आप बात को। तो ओरिजिन से पी पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से क्यू पॉइंट की भी उतनी ही डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते थे, याद है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव
सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेशन है ना आप लोगों का, आप खुद सोच के बताओ, आप खुद सोच के बताओ। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोबारा, ये मान लो आपके पास में एक्स एक्सिस थी और ये आपके पास में वाई एक्सिस थी, ठीक है। अब आपको दो पॉइंट बना दिए यहाँ पे, एक पॉइंट आपने पी बना दिया और एक पॉइंट आपने क्यू बना दिया। अब देखो जैसे ये आपका ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही आपकी ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक की भी डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो ना बात को। अब मुझे बात बताओ, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव के लिए समझते हो आप क्या होता है? जैसे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला पॉइंट पी है ना, तो दूसरा पॉइंट भी क्या होगा? पी ही होगा। पहला पॉइंट पी है तो दूसरा पॉइंट भी पी होगा। अगर पहला पॉइंट क्यू है तो दूसरा पॉइंट भी क्या होगा? क्यू ही होगा। मतलब सेम सेम टाइप का आता है ना। अब आप खुद सोच के देखो, जैसे ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब मान लो कोई पॉइंट आपका पी पॉइंट है और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस देखो, ये क्या कह रहा है, ये वाला P और ये वाला P ओरिजिन से सेम डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना। देखो पी क्यू का मतलब क्या है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर ये आपका P है और ये आपका Q है, तो इस बार देखो पी क्यू तो सेम ही हो गया ना भाई। देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q पॉइंट की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब इस अगर पहला भी P है और दूसरा भी P है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। अब देखो यही वाला P तो है, दोनों पी तो सेम ही है ना, ये वाला पी है तो ओरिजिन से पी पॉइंट है और ओरिजिन से पी पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट है पी, तो पी लिख दो। अब जैसे मान लो ओरिजिन से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी है ना, वो तो सेम ही होगी। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, मतलब जो पॉइंट पी है ना एक ही पॉइंट है, पी मतलब एक ही पॉइंट है। समझ पा रहे हो? मतलब जैसे आपने चलो एक सोच लो, एक पॉइंट ये ले रखा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और आपने दूसरा पॉइंट ये ले लिया, मान लो चलो इसको ले लेते हैं, और ये भी आपका क्या है, पी पॉइंट ही है। तो ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि पहला पी है तो दूसरा भी पी ले रखा है ना हम लोगों ने। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो सोचो ना, अगर आपने पी ले लिया, क्यू ले लिया, वो तो सेम ही डिस्टेंस रख रहे होंगे, मतलब ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस इस पी पॉइंट की है, ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी भी इस पी पॉइंट की है कि नहीं है, बताओ। तो यस आप बोलोगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? क्योंकि इसमें सारे ही आ जाएंगे। आप पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, जो लेना है, ठीक है। बिकॉज एवरी ए बिलोंग्स टू आर। एवरी ए मतलब आप पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही होगी। अब मुझे बताओ आर आपका सिमेट्रिक होगा क्या? यस आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक क्यों होगा? देखो अगर मैं ये बोल देता हूँ कि आपका जो पी क्यू है ना, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो आपका पी क्यू रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, आपका पी क्यू क्या आ रहा है सर? रिलेशन में आ रहा है। पी क्यू रिलेशन में आने का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस पी की ओरिजिन से है ना, उतनी डिस्टेंस क्यू की भी ओरिजिन से है। मतलब देखो पी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है बताओ? ओ पी। और क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है बताओ? ओ क्यू। तो ओ पी किसके बराबर है आप लोग का? ओ क्यू के बराबर। पी क्यू अगर रिलेशन में, तो उसका मतलब यही तो ओ पी की डिस्टेंस और ओ क्यू की डिस्टेंस बराबर है। अब मान लो अगर आपका पी क्यू रिलेशन में है, तो मुझे बताओ क्या आपका क्यू पी भी रिलेशन में होगा? सोच के देखो। मतलब देखो जब हमने बोला पी क्यू रिलेशन में, मतलब ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस बराबर है। तो अगर ओ पी बराबर है ओ क्यू के, तो अब ये क्यू पी होने का मतलब क्या है कि ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस और ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस बराबर है। पहले क्यू आ गया ना, तो ओ क्यू बराबर ओ पी, और ये तो होगा ही ना भाई। अगर ओ पी बराबर है ओ क्यू के, तो ओ क्यू बराबर है तो ओ पी हुआ। सोच के देख लो आप लोग। जैसे यहाँ पे देखो ओ पी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये दोनों तो आपस में बराबर ही है ना, तो आर सिमेट्रिक में नहीं हो गया? बताओ। सिमेट्रिक के लिए अगर पी क्यू है तो उसका उल्टा क्यू पी होना चाहिए ना। ठीक है सर। अब मुझे बताओ आर आपका ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव क्यों होगा बताओ? जैसे मान लो अब आपके पास में 3 पॉइंट्स है, आप ऐसा समझो कि आपके पास में 3 पॉइंट है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और आर पॉइंट है। क्यू ऐसे लिख देते हैं। अब सोचो जितनी डिस्टेंस पी की ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस क्यू की ओरिजिन से, एक पॉइंट और ले लिया ना हम लोगों ने, आर पॉइंट, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर जितनी डिस्टेंस पी की ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस क्यू की भी है और उतनी डिस्टेंस आर की भी है ना। मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ आर इज ट्रांजिटिव क्यों होगा, मान लो आपका पी क्यू रिलेशन में आ रहा है। पी क्यू रिलेशन में आने का मतलब क्या है बताओ? ये बोला ना हमने पी क्यू रिलेशन में आ रहा है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आर भी ले लिया, ठीक है। अब पी क्यू रिलेशन में आने का मतलब क्या है कि ओ पी और ओ क्यू बराबर है। ओ पी बराबर ओ क्यू है, मतलब ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस बराबर है। अब पी क्यू है, पी क्यू के बाद मैंने क्या ले लिया? क्यू आर ले लिया यहाँ पे। अभी समझाता हूँ क्यू आर क्यों लिया। क्यू आर रिलेशन में, क्यू आर रिलेशन बोलने का मतलब क्या है? ओ क्यू बराबर ओ आर, क्योंकि यहाँ पे क्यू आ गया ना पहले, तो ओ क्यू बराबर ओ आर है, ठीक है।
तो अब देखो, आपने ट्रांजिटिव में पढ़ा है ना, जैसे अगर ये आपके पास में ए है, ये बी है, तो ये ए बी बन गया, तो क्यू वाले को बी बोला है ना, तो ये बी और ये सी हो जाएगा। तो ए बी है, बी सी है, तो क्या आना चाहिए होता था, ए सी आना चाहिए होता था। सोच के देखो ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पी क्यू क्यू आर, तो ए सी मतलब पी आर हो जाएगा। किससे पी आर हो जाएगा, सोच के देखो आप। तो जैसे आपके पास में पी आर है ना, अब पी आर में देखो पहला पी है ना, तो यानी कि ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस, और आर है मतलब ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस, ये भी तो बराबर होगी। आप खुद सोचिए देखो, अगर जितना ओ पी होगा, जितना ओ क्यू होगा, मतलब देखो ओ पी बराबर है ओ क्यू के, और ओ क्यू बराबर है ओ आर के, मतलब ओ पी बराबर है ओ क्यू के, और ओ क्यू बराबर है ओ आर के, तो ओ पी भी बराबर ओ आर ही हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अगर ये ओ पी इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये तीनों भी तो इसमें बराबर हो गए ना, तो आर ट्रांसिटिव हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो हम बोलेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा बताओ आप लोगों का, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही है ना, तो हम बोलेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब आगे देखो ये कुछ और भी बोल रहे हैं, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी विद ओरिजिन एज अ सेंटर। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो आपको पता है ना सर्कल क्या होता है, ये पता है आपको सर्कल क्या होता है। देखो, सर्कल की अगर मैं बेसिक बात बताऊँ ना आप लोगों को, तो जैसे मान लो आपके पास में एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ। अब मान लो ओ पॉइंट से मैंने इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट ले रखे, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग का ए पॉइंट है, फिर आपका ये बी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले रखे हैं मैंने, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, है ना। ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है, और ये आपका जी पॉइंट है। अभी जितने भी पॉइंट ले रखे हैं ना मैंने इस वाले पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है आप लोग का, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ओ से लेके ए तक जितनी डिस्टेंस है, ओ से लेके बी तक जितनी डिस्टेंस है, ओ से लेके सी तक जितनी डिस्टेंस है, ओ से लेके डी तक, ओ से लेके ई तक, ये सब बराबर है। ये सारी डिस्टेंसेस क्या हैं आप लोग की, बराबर है, ठीक है। तो अब आप इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दो ना, इन सारे वाले पॉइंट्स को अगर आप मिला दो, इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दो, देखो जो आपके पास में ये फिगर बन के तैयार होगी, क्या बन के तैयार होगी बताओ, सर्कल बन के तैयार होगी। तो सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल के पास में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, देखो जैसे ये ए बी सी डी ई एफ, इस पे और भी सारे पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। सर्कल क्या होता है आपके पास में, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, मतलब सर्कल के पास में ऐसे देखो ना, आप बोलोगे सर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस, है ना, विच हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये जो ओ होता है ना, ओ, इस ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपका फिक्स पॉइंट होता है, जिसको हम लोग सेंटर भी बोलते हैं। इसको आप सेंटर ही तो बोलते हो ना। देखो सेंटर से सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी सारे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होंगे। तो मतलब सर्कल क्या होता है, सर्कल एक ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस फिक्स पॉइंट से देखो सारे इक्वल डिस्टेंस पे तो है पॉइंट्स, मतलब ओ ए ओ बी ये सब बराबर ही है ना आप लोग के, तो ये सेंटर, ये सर्कल होता है, ठीक है। अब आप कुछ सोच के देखो, उसने क्या कहा था आपके पास में। अब वो ये बोल रहा है कि जैसे आप लोगों को ना उन पॉइंट्स का कलेक्शन बताना है, जिसमें समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लो आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका पॉइंट पी था, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन को आप समझ लो फिक्स पॉइंट है, मतलब उसने बोल दिया ना पी जो है ना, पी पॉइंट, वो देखो मैंने आपको बताया था ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, मतलब पी ओरिजिन पे तो नहीं हो सकता, ओरिजिन पे नहीं है पी, ये उसने पहले ही बता दिया। समझ पा रहे हो ना इस बात का, इस बात का मतलब समझ पाए आप लोग। पी जो है ना वो बराबर नहीं है 0,0 के, तो पी बराबर नहीं है 0,0 के, मतलब पी ओरिजिन पे तो नहीं है, यानी कि यहाँ कहीं होगा। अब उसने क्या बोला कि आपको बताना द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी। तो पी पॉइंट से रिलेटेड मतलब जितनी डिस्टेंस पे, मतलब जितनी डिस्टेंस ओ से लेके पी तक की है, आप जितने पॉइंट बनाओगे, जैसे मान लो क्यू बना दो, तो उतनी डिस्टेंस ओ से लेके क्यू तक भी होगी, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। अब एक और पॉइंट बना लो, ये आर पॉइंट बना ली, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर ही है। एक और पॉइंट बना लो, ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर एस। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स बनाओगे ना आप लोग, जैसे मान लो और भी आपने पॉइंट बना दिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बना दिए, ठीक है। जितने भी आपने पॉइंट बनाए सारे पॉइंट्स बना दो, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अल्फाबेट ही खत्म हो गए। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे ना इस तरीके से, तो आपको जो फिगर बन के तैयार होगा वो क्या बन के तैयार होगा बताओ, ये सर्कल बन के तैयार तो होगा ना। तो समझ पाए ना आप बात को, तो बन तो रहा है। उसने बोला था ना इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी एज अ ओरिजिन एज अ सेंटर, तो ओरिजिन को हमने एज अ सेंटर मान लिया, ये ओ मतलब ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला, ये ओरिजिन लिया था ना हम लोगों ने यहाँ पे बस। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप लिख दोगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये तो क्योंकि हम लोगों का प्रूव ही हो गया ना ये चीज़, तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी
is the circle passing through the passing through P with origin as a center, समझ गए ना आप बात को? मतलब आपने ओरिजिन को सेंटर मानते हुए आप जितने भी पॉइंट्स पी लोगे ना, अब जितनी डिस्टेंस पे पी है उतने सारे पॉइंट्स ले लो, तो एक सर्कल फॉर्म कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 को। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आप लोगों का क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। अब सबसे पहले आप लोग देखो ए सेट लिख लो। तो ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मतलब सेट ए में ना आप लोगों की जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, तो आपने पढ़ा ही है भाई कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं बताओ। जैसे आपने एक ये वाला ट्राइंगल पढ़ा होगा, इक्विलेटरल वाला ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है ना आपको, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। जैसे ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सारी साइड तो बराबर होती है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वही बात कह रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है ये। अब ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल ले सकते हो आप, जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया ना, आप एक और ट्राइंगल ले सकते हो। कौन सा? जैसे आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल पता है ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो। और कौन सा ट्राइंगल ले सकते हो आप लोग, आप आइसोसेलेस ट्राइंगल ले सकते हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब पता है ना, जिसकी दो साइड बराबर होती है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये आपने 3 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो ये सेट है। अब इसमें देखो क्या बोल रखा है कि इसमें आपको एक रिलेशन बता रखा है। रिलेशन में क्या बोल रखा है कि रिलेशन के अंदर ना आपको दो ट्राइंगल लिखने हैं। मतलब कौन कौन से, एक ट्राइंगल है T1, एक ट्राइंगल है T1 और दूसरा ट्राइंगल है आपका T2। तो ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T2 में क्या है कि जो आपका T1 है ना, दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब T1 आपका T2 के सिमिलर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि T1 T2 के सिमिलर कैसे। पहले तो आप ये जो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, क्या आपने पढ़ा है? सिमिलैरिटी टर्म समझाता हूँ मैं आपको। देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है ना, सिमिलर टर्म का मतलब क्या होता है कि सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं ना। तो सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास में दो ट्राइंगल है, लेट से मेरे पास में दो ट्राइंगल है, ठीक है। ये मेरे पास में दो ट्राइंगल है, ये मेरे पास में ABC, एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया और एक ट्राइंगल मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। ABC और ये ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया, DEF ले लिया। तो दो ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप इन दो ट्राइंगल में देखोगे ना, तो इनका जो शेप है, शेप तो इनका सेम है। सर इनका शेप सेम कैसे है भाई? शेप का मतलब क्या होता है, दोनों ट्राइंगल ही तो है ना, तो वो शेप तो सेम ही है दोनों का। दोनों ट्राइंगल है तो इसका मतलब शेप दोनों का सेम है। और इनका साइज देखो बट अगर आप लोग, तो साइज इनका डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका शेप सेम हो और साइज अगर डिफरेंट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनको आप सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो कि आपका जो ए बी है ना, ये ए बी मान लो आपका 2 सेंटीमीटर है और ये वाली चीज़ आपकी 4 सेंटीमीटर है। ये वाली चीज़ मान लो आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, और ये मान लो आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला आप लोग का 8 सेंटीमीटर है। अब इनकी देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, जैसे आपने ए बी लिया ना, यहाँ पे ए बी, अगर आप ए बी लेते हो तो ए बी के अपॉन में पता कौन से लो, जैसे इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड देख रहे हो ना, तो इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड देखो, मतलब कौन सी वाली, DE वाली। समझ रहे हो बात को? देखो ए बी निकालना जरा, ए बी कितना है आप लोग का 2, ए बी तो 2 सेंटीमीटर है, और DE कितना है बताओ आप लोग 4। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, है ना। तो ए बी अपॉन DE कितना आ गया, 1/2। अच्छा अब जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं तो BC, अब देखो ये वाली साइड ले लो, BC वाली ले लो, तो BC ले लिया आपने, और BC के अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, EF आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की 3, और EF की वैल्यू कितनी है बताओ 6। फिर से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये वाली साइड लेना है AC वाली, तो AC के अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, AC के अपॉन में आपने DF ले लिया, तो AC कितना है जरा चेक करना। AC सर आपका 4 है और DF कितना है आप लोग का 8 है, तो ये कितना हो गया बताओ, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/2 ही आता जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल का शेप जो है ना वो सेम होगा, बट साइज डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में एक ट्राइंगल है और दूसरा मान लो मेरे पास में क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर पता है ना आपको, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, मतलब स्क्वायर तो पता ही होगा आपको, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, 3 सेंटीमीटर,
3 3 3 सारी साइड बराबर होती है। तो अब ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं सर, अब तो इनका शेप ही डिफरेंट हो गया। तो शेप बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है बट शेप डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोग। जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल है और मान लो ये वाला आपका ट्राइंगल है, इसको नाम देते हैं, मान लो ये आपका ABC है और ये आपका DE और क्या है, F है। तो ये आपका ABC और ये क्या है आप लोग का DEF है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो इनका शेप तो सेम ही है। शेप सेम होने का मतलब क्या है भाई, दोनों ट्राइंगल ही तो है। और इनका साइज भी देखोगे ना तो साइज भी सेम ही है। मैं समझाता हूँ साइज कैसे है। मान लो ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। दोनों का साइज सेम हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो शेप सेम और साइज सेम हो सकता है ना, इसको भी आप सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकालना जरा। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब इस वाली साइड के रेशियो में ये वाली, देखो इस वाली साइड के अपॉन में वाली साइड लिखना। तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2, तो 2/2 कितना होता है 1। इस वाली साइड के अपॉन में ये वाली लिखना, तो 3/3 कितना हो जाएगा बताओ 1। और इस वाली साइड के अपॉन में ये लिखना, तो 4/4 कितना हो जाएगा बताओ 1। ये 4, ये 4, 4/4। सबका देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया आपके पास में। ठीक है, तो सबसे पहले आई होप आपको सिमिलर ट्राइंगल समझ में आ गया होगा कि शेप उनका सेम होगा, साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब देखो, तो हमें क्या बता रखा है, ये रिलेशन दे रखा है आप लोग की T1 जो है ना वो सिमिलर है T2 के। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये मान लो आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसको मैं बोल देता हूँ ये T1 ट्राइंगल है आप लोग का। और एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बना दिया, ये मान लो आपका T2 ट्राइंगल है। आप बोलोगे दोनों बराबर क्यों बनाए, समझाता हूँ क्यों बनाए। अब इसको देखो, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो आप बताओ क्या R आपका रिफ्लेक्सिव होगा? यस, R इज रिफ्लेक्सिव। मैं समझाता हूँ क्यों। भाई एक बार बताओ, अगर आपने दो ट्राइंगल सेम ले लिए ना, जैसे अगर मान लो पहला ट्राइंगल T1 है, मान लो पहला वाला ट्राइंगल क्या है, T1 है, और दूसरा वाला ट्राइंगल भी क्या है, T1 है। तो भाई T1 तो T1 के सिमिलर होगा ही ना। जैसे अभी देखो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, कौन सा वाला, ये वाला, कहाँ पे दिया था, ये वाला। अब देखो जैसे ये ट्राइंगल ABC है, तो ये ट्राइंगल भी तो ABC ही बन गया ना, बताओ आप लोग का। तो ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे जैसे ये 2 सेंटीमीटर, 2, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 4, तो ये ट्राइंगल भी तो ABC बन गया ना, लिख सकते हो आप लोग इसको। ये भी ABC, ये भी ABC, दोनों सेम ही तो है। समझ पा रहे हो ना बात को? मतलब अगर जो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल जैसे अगर ABC है ना, तो दूसरा ट्राइंगल भी क्या होगा, ट्राइंगल का साइन ये होता है ना। तो पहला ट्राइंगल ABC है तो दूसरा ट्राइंगल भी क्या होगा, ABC ही होगा। अगर पहला ट्राइंगल आप लोगों ने DEF ले लिया तो दूसरा ट्राइंगल भी क्या होगा, DEF ही होगा। अब देखो ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल भी ABC है ना। अब जब आपने इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया था तो वो बराबर आ रहा था ना, तो इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। मतलब कोई ट्राइंगल खुद से तो सिमिलर होगा ही ना। अगर पहला ट्राइंगल T1 है और दूसरा ट्राइंगल T2 है, लेकिन इसको भी मान लो चलो T1 ही बोल देते हैं, ये भी मान लो T1 ही है, तो दोनों का शेप, साइज वगैरह सब कुछ बराबर है ना। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर मान लो पहला 1 है तो दूसरा भी 1 ही होना चाहिए, पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए। तो पहला ट्राइंगल अगर T1 है तो दूसरा ट्राइंगल भी T1 ही होना चाहिए ना। जैसे देखो ये पहला ट्राइंगल T1 बोल दिया इसको, अब जैसा ये है वैसा ये भी तो है, तो ये भी तो ट्राइंगल T1 ही है। और क्योंकि ये दोनों देखो आपने अभी निकाला था ना सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसका मतलब यस R इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज बिकॉज एवरी एवरी A, बिलोंग्स टू R। भाई हर A, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक एक खुद का ट्राइंगल खुद के ट्राइंगल से तो सिमिलर होगा ही, मतलब एक ट्राइंगल अपने ही जैसे तो सिमिलर होगा ही, है ना। अच्छा, अब R सिमेट्रिक होगा क्या? यस, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, मान लो ये एक ट्राइंगल है मेरे पास में, ये मान लो T1 ट्राइंगल है आपका, और ये मान लो आपका T2 ट्राइंगल। अब देखो इनका शेप तो सेम है ना, दोनों ही ट्राइंगल है, साइज दोनों का डिफरेंट है। तो R इज सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, मान लो आपका T1 जो है, मान लो आपका जो T1 है और T2 है वो रिलेशन में आ रहा है। अब T1 T2 का रिलेशन में आने का मतलब पता क्या है कि T1 जो है ना, अच्छा सिमिलर का साइन ये होता है, ये वाला, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर। तो T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। समझ पा रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे समझाता हूँ देखो, जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये ABC इस DEF ट्राइंगल के सिमिलर आ रहा था ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा था। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC जो है ना, ये वाला ट्राइंगल ABC वाला, ये ट्राइंगल का साइन है, और ये वाले कौन सा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल DEF, इसके सिमिलर आ जाएगा ये, ठीक है, ये सिमिलर का साइन हो गया। तो ना सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है।
तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो T1 T2 अगर रिलेशन में है तो T2 T1 भी तो रिलेशन में होगा। खुद सोच के देख लो, अगर T1 है सिमिलर T2 के तो T2 भी तो T1 के सिमिलर ही होगा ना। खुद सोच के देख लो आप लोग कैसे। जैसे देखो ABC अगर सिमिलर है DEF के तो DEF भी तो सिमिलर होगा ना ABC के। बात तो एक ही है, अगर ABC सिमिलर है DEF के तो DEF भी तो सिमिलर होगा ही ABC के। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब आपने इस ट्राइंगल का रेशियो इसके साथ निकाला था तो इस वाली साइड के अपॉन में ये लिखा था ना, ये तो क्या था। अब मान लो ये वाला ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं। तो अब साइड का रेशियो निकालना, जैसे मतलब इस 4 के अपॉन में 2 लिखना, तो 4 के अपॉन में 2 लिखोगे तो कितना आएगा 2। 6 के अपॉन में 6 के अपॉन में 3 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2। 8 के अपॉन में 4 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो सब में 2 2 आ ही रहा है। आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो जैसे आपने पहले क्या किया था, जैसे ये आपके पास में ABC ट्राइंगल था ना, और ये आपके पास में क्या था बताओ, DEF ट्राइंगल था। इसकी साइड्स ले लेते हैं हम लोग, क्या क्या ली थी, 2 3 4, 2 3 4, यहाँ पे ली थी 4 6 8। अब आपने पहले क्या किया था 2 के अपॉन में, क्योंकि हम पहले इस वाले ट्राइंगल को T1 का T2 से देख रहे थे, लेकिन अब हम T2 को T1 से देख रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया था 2/4 किया था, अब 4/2 करेंगे। तो 4/2 कर लो तो भी 2 आएगा, 8/4 करोगे तो भी कितना आएगा 2 ही आएगा, और 6/3 करोगे तब भी कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। तो फिर से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर ही आ रहा है ना भाई। तो अगर T1 T2 के क्या है सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर ही होगा, तो R आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ सोच के बताओ, R आपका ट्रांजिटिव होगा क्या? यस सर, R इज ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव क्यों होगा आप खुद सोच के देखो। अगर मान लो आपका T1 T2 रिलेशन में आ रहा है, सिमेट्रिक के लिए पता है ना उल्टा होना चाहिए। अगर T1 T2 है तो T2 T1 भी होना चाहिए। अब T1 T2 क्या आपका रिलेशन में आ रहा है, मतलब जो T1 है ना वो सिमिलर है T2 के, और मान लो T2 T3 के रिलेशन में आ रहा है, T2 T3 रिलेशन में आ रहा है, मतलब T2 आपका सिमिलर है T3 के। तो पता क्या होगा, जो आपका T1 होगा ना वो T1 T3 होगा, वो भी रिलेशन में आ रहा होगा। समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के तो T1 भी सिमिलर हो जाएगा किसके, T3 के। अब एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको बोल देते हैं ये आपका कौन सा ट्राइंगल है, ये ए बी हो जाएगा, इसको T2 को B माना है ना तो ये भी तो B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये ए और C हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अगर T1 T2 रिलेशन में, T2 T3 रिलेशन में है ना, तो T1 T3 भी आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लेना। जैसे मान लो मेरे पास में 3 ट्राइंगल है, ठीक है। ये मेरे पास में 2, मतलब जैसे एक कोई भी ट्राइंगल है, ये इसको T1 ट्राइंगल बोल देते हैं, ये 2 4 6 है। और मान लो मेरे पास में क्या है T2 ट्राइंगल है, ये आपके पास में 4 8 और 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक और ले लिया मैंने, यहाँ पे एक ट्राइंगल और ले लिया, ठीक है। ये इस तरीके से ले लिया, ठीक है। ये आपने 3 ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, T1 T2 T3। अब सबसे पहले एक काम करो जरा, T1 और T2 को चेक करना जरा, T1 और T2 को चेक करो। तो T1 और T2 को जब आप चेक करोगे ना, T1 और T2 को चेक करो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो, 2/4 करना जरा। 2/4 कितना आ जाएगा 1/2। 4/8 करना जरा, तो 4/8 कितना आ जाएगा 1/2। 4 1 4, 4 2 8। और 6/12 करना जरा, 6/12 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। सेम ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब T1 देखो T2 के साथ में सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। ऐसे ही T2 T3 का चेक करना जरा, T2 और T3 का चेक करो जरा। जब आप T2 T3 का चेक करोगे ना, समझ पा रहे हो बात को, T2 और T3 का चेक करना, तो 4/8 करो जरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2। 8/16 करना जरा, तो वो भी 1/2 आ जाएगा। और 12/24 करना जरा, वो भी 1/2 आ जाएगा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, 1/2। यहाँ पे भी कितना आ रहा था 1/2। ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अब देखो T1 T2 के सिमिलर हो गया, T2 T3 के सिमिलर हो गया। अब एक काम करो, इस T1 और T3 का निकालना जरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लो। 2/8 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 2 1 से 2, 2 4 से 8। और 4/16 करोगे तो फिर काट लो, 4 1 से 4, 4 4 से 16। और फिर 6 और 24 का लेना जरा, तो 6 1 से 6, 6 4 से 24। फिर से देखो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है सर, है ना। जरूरी नहीं है 1/2 ही आए, यहाँ पे 1/4 भी तो आ गया भाई। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आना चाहिए। देखो जैसे इसका और इसका लिया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 आया, इसका और इसका लिया तो 1/2 आया, और इसका और इसका लिया तो भी अब 1/4 आ गया। तो मतलब T1 जो है वो आपका सिमिलर है T3 से। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर होगा T3 के, और T1 सिमिलर होगा T3 के, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव भी आया।
तो आप बोल दोगे यस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है बताओ आप लोगों का, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर आपके पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है वो, हमें बताना है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास में 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल T1 है जिसकी साइड दे रखी है 3 4 5। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम लिख दें ABC। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 बन रहा हो। अब इसकी 3 साइड दे रखी है आप लोग को 3 4 5। ये जैसे मान लो ये ट्राइंगल आपका T1 है ना, तो इसकी साइड दे रखी है आपको, मान लो कितना दे रखे 3 4 5, ठीक है, ये आपको साइड दे रखी है इसकी, ठीक है। अब मैंने देखो एक बात याद रखना, 90 के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो आपको पता है ना ये 90 डिग्री वाला है ना, 90 के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेन्यूज जो होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने 5 सबसे यहाँ पे रख दिया। बाकी तो आप यहाँ पे भी 3 लिख सकते थे, यहाँ पे 4 लिख सकते, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज वाली को सबसे बड़ी रखना, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, विद साइड्स, एक और ट्राइंगल दे रखा है आप लोगों को, एक और ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास में, इसको नाम देते हैं, मान लो ये आपका DEF है, इसको बोल देते हैं ट्राइंगल T2 है, ठीक है, T2 ट्राइंगल है, 5 12 13। इसकी इसकी साइड्स कौन सी दे रखी है, 5 12 13। तो देखो 5 लिख दिया, 12 लिख दिया, 13 सबसे बड़ी वाली साइड, ये देखो 90 है ना, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, उसको मैंने सबसे बड़ा रखा है, ठीक है। चलो अगला देखना, ABCDF, यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देते हैं, GHI नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ये आपका T3 ट्राइंगल हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इसकी साइड कौन सी दे रखी है आपको, 6 8 10, 6 8 10, तो 6 8 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आप लोगों का कि इन तीनों ट्राइंगल में से, अमंग मतलब इन तीनों ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल आपका रिलेटेड है, कौन से ट्राइंगल, कौन से 2 ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कौन से 2 ट्राइंगल रिलेटेड होंगे। जैसे एक काम करो, अगर आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को उठा लो, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को उठाना जरा, जैसे आप ये वाला ट्राइंगल दे रखा है ना आप लोग को, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को उठाना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो जरा। देखो ये वाला 5 है, 5 के अपॉन में कितना आ गया बताओ, 13 आ गया। इस वाली साइड के रेशियो में ये वाला ले ना, 5 अपॉन कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पे देखो 4 अपॉन 12 आ गया, 4 अपॉन 12 इसे कैंसिल भी करो तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 4 आ रहा है। तो देखो ये आपस में रिलेटेड कहाँ हो रही है। चलो एक और भी निकाल के देख लो, 3 अपॉन 5 वाला भी निकाल के देख लो, 3 अपॉन 5, तो कहाँ आ रही है, आपस में तो रिलेटेड आई नहीं, तो ये इसके साथ में तो रिलेटेड नहीं है। अच्छा ये इसके साथ रिलेटेड है, जरा चेक करना जरा, तो ये इसके साथ रिलेटेड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड को देखो, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पहला कितना है 13, ये वाली 13, ये कितना 10, 13/10 आ रहा है। ये देखो कितना आ रहा है 12/8, 12/8 को कैंसिल भी कर लो, 2 6 12, 2 4 8 आ गया। और इसको देख लो 5/6, 5/6 तो देखो नहीं आ रही है ना। अब जैसे मान लो, अब मैं एक काम करता हूँ, इन इन दो को उठाता हूँ, इस वाले को और इस वाले ट्राइंगल को उठाता हूँ, तो अब निकालना जरा देखो, अब आ रही होंगी बराबर। ये वाली साइड कितनी ले रही है आप लोगों ने 5, और ये वाली साइड कितनी आ जाएगी बताओ 10। तो कितना आ रहा है आंसर, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आया ना। इस वाले को और इस वाले को उठाना, तो ये वाला नीचे वाला कितना है बताओ 4 अपॉन में ये वाली साइड कितनी है 8, तो कितना आ रहा है बताओ 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आ रहा है। इस वाले को उठाना कितना आ रहा है 3, और इस वाले को उठाना कितना आ रहा है 6, तो 3/6 ले लो, तो 3 1 3, 3 2 6, देखो सब में 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, ठीक है। तो ABC जो होगा ना वो रिलेटेड होगा किससे, GHI से। तो आप बोलोगे जो ट्राइंगल ABC होगा, triangle ABC is similar with triangle GHI, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड ये वाली थी ना 3 4 5, वो किससे रिलेटेड होगा, एक ऐसे ट्राइंगल से जिसकी साइड कौन सी है 6 8 और 10। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12।